हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं के विज्ञान का अध्याय 4 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ यानी मैटर हम किसको कहते हैं? हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, ये जो पदार्थ होते हैं इनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है मिश्रित पदार्थ या जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं, और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनके जो कण होते हैं, कण मतलब जैसे परमाणु और अणु। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं और परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। तो ये जो अणु और परमाणु होते हैं, जिस पदार्थ के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु हो यानी सबसे छोटे कण एक ही प्रकार के हों, उसको हम तत्व कहते हैं। और ऐसा पदार्थ जिसमें अणु तो हो लेकिन उस अणु के अंदर जो परमाणु हैं वो एक से अधिक प्रकार के पदार्थों के हो सकते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ होते हैं यौगिक और तत्व। मिश्रित पदार्थ किसे कहते हैं? मिश्रित पदार्थ ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। अनिश्चित अनुपात का अर्थ यह है जैसे हम अपने घर में खिचड़ी बना रहे हैं ना, तो हमने अंदाजे से थोड़ा सा दाल ले लिया, थोड़ा सा चावल ले लिया, दोनों को मिश्रण करके खिचड़ी बना दी, है ना। तो यहाँ पर निश्चित अनुपात मतलब उनका जो वजन है हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इसी को हम जो है अनिश्चित अनुपात में मिले हुए पदार्थ कहेंगे। और ऐसे पदार्थ जो कि अनिश्चित अनुपात में मिले हों उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग आज आपके अध्याय 4 जो कि कक्षा 6वीं का है, उसमें पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना। वह पदार्थ जो कि मिश्रण के रूप में हैं उनको अलग करने के लिए जिन विधियों का हम प्रयोग करते हैं उसको पदार्थ के पृथक्करण की विधियाँ कही जाती हैं, और इन्हीं विधियों का अध्ययन आज हम लोग अपने इस अध्याय में करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपके पुस्तक में क्या लिखा है। गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए नींबू का रस व शक्कर पानी में घोलकर शरबत बनाया जाता है। शरबत नींबू का रस, पानी तथा शक्कर का मिश्रण है। इसी प्रकार अधिक दस्त लगने पर शक्कर तथा नमक का पानी में घोल बनाकर पीने की सलाह दी जाती है। नमक, शक्कर तथा पानी के इस मिश्रण को जीवन रक्षक घोल या ORS भी कहते हैं। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन या जीवन रक्षक घोल या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग ORS कहते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, मिश्रण के अन्य कई उदाहरण हैं जिनमें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ। ठोस पदार्थों के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठोस पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनके जो कण हैं वह एकदम पास पास होते हैं किसी निश्चित इकाई आयतन में। इकाई आयतन का अर्थ यह है कि कोई निश्चित जगह, है ना। किसी निश्चित इकाई आयतन में जब पदार्थ के जो कण होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं उनको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। इनका आकार निश्चित होता है। दूसरे पदार्थ हैं द्रव। द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? जब किसी निश्चित इकाई आयतन में किसी पदार्थ के कण थोड़ा दूर दूर स्थित हों जिसके कारण वह गतिशील हों या उनमें बहने की क्षमता हो, उन्हें हम द्रव पदार्थ कहते हैं। तीसरा प्रकार है गैस। गैस किसे कहते हैं? किसी निश्चित इकाई आयतन में, है ना। देखिए, एक चीज़ जो है तीनों की परिभाषा में कॉमन है वो है निश्चित इकाई आयतन। एक निश्चित आयतन होगा मतलब एक निश्चित स्थान में लिया गया वह पदार्थ होगा, लेकिन उस निश्चित स्थान में उस पदार्थ के कण, है ना, जैसे ये इतना स्थान है तो उसके कण किस स्थिति में है उसके आधार पर हम इसको ठोस, द्रव और गैस में बांटते हैं। तो गैस में क्या होता है कि किसी निश्चित इकाई आयतन में जो पदार्थ के कण होते हैं वह बहुत ही दूर दूर होते हैं जिसके कारण वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल का अनुभव नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा दूर दूर होने के कारण तीव्रता से गति कर सकते हैं। इसी कारण गैस जो होती है वह हमको दिखाई नहीं देती है। तो ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं,
है ना। इसमें क्या होता है, कई सारे गैसों का मिश्रण होता है। जिन पदार्थों से मिलकर मिश्रण बनता है उन पदार्थों को मिश्रण के अवयव कहते हैं। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि मिश्रण बनता कैसे है। मिश्रण कैसे बनेगा, एक या दो से अधिक वस्तुओं से मिलके, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके मिश्रण बनेगा। तो जो मिश्रण के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ हैं वे क्या कहलाएंगे, वो मिश्रण के अवयव कहलाएंगे। ठीक है। समुद्री जल भी एक मिश्रण है जिसके अवयव जल में घुले हुए विभिन्न प्रकार के साल्ट यानी लवण हैं। आइए अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी को बनाएं और अन्य मिश्रणों के नाम जोड़कर पूरा करें। यहाँ पर देखिए आपके जो पुस्तक है उसमें एक सारणी दी हुई है, टेबल 4.1। इसमें आप हेडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर मिश्रण यानी मिक्सचर का नाम दिया हुआ है, फिर अवयव कौन कौन से उस मिश्रण के अंदर उपस्थित हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप बताइए वायु के अंदर क्या क्या हो सकता है। वायु के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य प्रकार की गैसें, धूल के कण, कार्बन के कण, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वायु के अंदर होती हैं और ये सारे जो है वायु नामक मिश्रण का अवयव होते हैं। खेत में लिया गया गेहूँ, खेत से लिए गए गेहूँ के अंदर आप बताइए क्या क्या हो सकता है। जो खेत में गेहूँ है उसके अंदर में धूल के कण हो सकते हैं, मिट्टी के कण हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, गेहूं का छिलका हो सकता है, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे खेत से लिया गया गेहूं भी कई पदार्थों का मिश्रण हो सकता है। तालाब का पानी भी एक प्रकार का मिश्रण है। तालाब के पानी में क्या क्या हो सकता है आप बताइए। छोटे मोटे जीव जंतु हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, काई हो सकती है ना। तो तालाब का पानी भी कई प्रकार की पदार्थों का मिश्रण है। मिट्टी भी कई प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होती है, जैसे कि उसके अंदर छोटे मोटे कंकड़ हो सकते हैं, है ना, और रेत हो सकती है, छोटे मोटे जीव जंतु हो सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं, कांच के टुकड़े हो सकते हैं। जो भी पदार्थ मिट्टी के अंदर मिला हुआ हो ये सब मिट्टी के अवयव हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप भी दो ऐसे पदार्थ अपने आसपास के बताइए जो कि मिश्रण के रूप में हों। जैसे सपोज़ हम सोच सकते हैं घर में बनने वाली सब्जी क्या होती है, कई पदार्थों का मिश्रण होती है। आप उसमें टमाटर मिलाएंगे, आलू मिलाएंगे, मसाले मिलाएंगे, है ना। तो ये सब मिल के जो है एक मिश्रण का निर्माण करते हैं जिसको हम सब्जी कहते हैं। और क्या क्या मिश्रण हो सकता है, रोटी भी मिश्रण हो सकती है। रोटी को देखिए आप गेहूं का आटा लेंगे, फिर उसमें अंदर थोड़ा नमक मिलाएंगे, थोड़ा पानी मिलाएंगे, इन सबको मिश्रित करके फिर हम रोटी बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के रूप में उपस्थित रहते हैं। पुस्तक में लिखा है, उपरोक्त उदाहरणों से हमने देखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण बन जाते हैं। किसी भी अनुपात का अर्थ ये है कि वह अनुपात कैसा नहीं होता, निश्चित नहीं होता है ना। तो जब इसी को हम बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो हम उसे मिश्रण कहते हैं। ऐसी परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इसी को याद करके आप बाद में अपनी आंसर शीट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अपनी पुस्तक में भी इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। और यहीं पर किसी भी अनुपात शब्द को हम अनिश्चित अनुपात शब्द से बदल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के गुण उनके अवयवी पदार्थों के गुणों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। मतलब मिश्रण कैसा होगा ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा कि वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, उसके ऊपर मिश्रण का जो गुण होगा वह निर्भर करेगा। मान लीजिए आप जो है शरबत बना रहे हैं तो शरबत बहुत मीठा होगा या कम मीठा होगा या सामान्य मीठा होगा, यह किस चीज़ पर निर्भर करेगा। उसमें जो हम शक्कर मिश्रित कर रहे हैं, शरबत क्या होगा, नींबू का, पानी का और शक्कर का मिश्रण होगा। अगर हम शक्कर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो उसका गुण कैसा होगा, बहुत ज़्यादा मीठा आ जाएगा। अगर हम शक्कर कम डालेंगे तो शरबत कम मीठा होगा। मतलब यहाँ पर जो अवयव है उसकी मात्रा को घटा और बढ़ाकर हम मिश्रण के गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ पदार्थों को उपयोग में लाने से पहले उसके कम उपयोगी
अथवा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं। जितने भी मिश्रण होते हैं सभी हमारे लिए सदैव उपयोगी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि धुआं में जो कार्बन के कण होते हैं और विषैली गैसें होती हैं वे हमें हानि पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक अनुपयोगी मिश्रण है। ठीक है, कुछ उपयोगी भी होते हैं, जैसे कि वर्षा का जल। वर्षा के जल के अंदर बहुत सारे ऐसे साल्ट उपस्थित होते हैं, ऐसे आयन उपस्थित होते हैं जिनकी हमारे शरीर को अत्यंत ही आवश्यकता होती है ना। तो जो जल है वो है एक ऐसा मिश्रण है जो हमारे लिए आवश्यक पदार्थ है, जबकि जो धुआं है वह एक ऐसा मिश्रण है जो कि हमारे लिए अनुपयोगी है। तो मिश्रण भी उपयोग के आधार पर दो प्रकार के होंगे, एक उपयोगी मिश्रण, दूसरे होंगे अनुपयोगी मिश्रण। जब अनुपयोगी मिश्रण को हम देखते हैं तो उसमें से हमें जो उपयोगी पदार्थ है ना, उसको अलग करने के लिए उसके पृथक्करण की विधि को अपनाना पड़ता है। जैसे हम बाज़ार से गेहूँ खरीद कर लाते हैं तो उसके अंदर छोटे मोटे कंकड़, छोटे मोटे घुन जैसे कीड़े मकोड़े, इल्ली आदि उपस्थित रहते हैं। इनको हटाकर ही हम शुद्ध गेहूँ का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको अलग करने के लिए धूल मिट्टी को, कंकड़ को और इल्ली को, घुन को अलग करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे पृथक्करण की विधि कहा जाता है। अर्थात सरल शब्दों में अगर हम कहें तो किसी मिश्रण के अंदर से उपयोगी पदार्थ को और अनुपयोगी पदार्थ को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम पृथक्करण की विधि कहते हैं। अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी बनाएं और अन्य उदाहरण लिखकर उसे समझें। यहाँ देखिए एक और सारणी दी हुई है, सारणी 4.2। इसमें देखिए क्या क्या बिंदु दिया है, क्रमांक, उदाहरण, उपयोगी भाग, अनुपयोगी भाग या कम उपयोगी भाग, और उसको अलग करने के लिए हम अपने घर में कौन कौन सी विधियों को देखते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है चावल। चावल हमारे लिए एक उपयोगी पदार्थ है। चावल का जो उपयोगी भाग होता है वो क्या होता है, चावल का जो दाना होता है वो हमारे लिए उपयोगी भाग है। लेकिन जब बाज़ार से चावल लाते हैं तो उसमें भूसा और कंकर भी उपस्थित होता है, वो हमारे लिए एक अनुपयोगी भाग है। अब इसको चावल से हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं, तो फटक के, बीन के या चालना विधि के द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। आपने देखा होगा चावल बनाने से पहले आपकी मम्मी क्या करती है, उसको फटकती है ना, फिर उसको बीनती है। कई स्थानों पर जब बहुत सारा चावल रहता है तो छन्नी के माध्यम से छान के उसमें से जो धूल मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको अलग करते हैं। और इसमें एक विधि नहीं लिखी है, आपने देखा होगा हमेशा चावल को बनाने से पहले आपकी मम्मी क्या करती है, उसको धोती है ना चावल को। तो क्यों धोती है, क्योंकि चावल के अंदर जो ऊपर से पॉलिश करते समय जो रसायन आ गए हैं या धूल मिट्टी चिपकी हुई है वो सब धुल कर जो है वहाँ से अलग हो जाए और अंत में जो शुद्ध चावल प्राप्त होता है उसको हम पकाकर खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर हम 3-4 विधियों का प्रयोग, पृथक्करण की विधियों का प्रयोग शुद्ध चावल प्राप्त करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार चाय पत्ती है। चाय पत्ती युक्त जो चाय होती है उसका उपयोगी भाग क्या होता है, हमारा जो चाय का द्रव होता है ना, चाय का जो द्रव होता है वो उपयोगी भाग है। लेकिन जो चाय पत्ती का बचा हुआ हिस्सा होता है वो हमारे लिए अनुपयोगी है। तो उसको हम कैसे अलग करते हैं, उसको हम छान कर अलग करते हैं। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यही है कि ये जो सारणी है इसमें कुल 5 बिंदु हैं और मैंने आपको 2 बिंदु समझाए हैं, तो इसमें से 3 बाकी के जो बिंदु हैं उनको आप लोग भर के और अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बाकी 3 बिंदुओं में आपने क्या क्या लिखा है। हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।